शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि हमारे पास स्किल है, उसको स्किल की आवश्यकता है। और इस दृष्टि से हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकती है, इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अपने CSR फंड के सहयोग से सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से देश भर के 10,000 युवाओं को फेज 3 में प्रशिक्षण के जिस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश के 5,000 और उसमें भी 2,000 अकेले गोरखपुर और इस आसपास के क्षेत्र के हैं। मैं इसके लिए सैमसंग इनोवेशन कैंपस को और सैमसंग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 पर। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ लोग तो इसे क्रांतिकारी भी कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव क्यों चाहिए था। देखिए, पिछली पॉलिसी आई थी 1986 में, मतलब 34 साल पहले। हाँ, काफी लंबा समय हो गया। बहुत लंबा। और इन सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन, AI सब आ गया, पर हमारी शिक्षा व्यवस्था वो शायद उतनी तेजी से नहीं बदली। तो NEP 2020 एक तरह से इसी गैप को भरने की कोशिश है। और एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन को समझने, जीने का तरीका है। वो जो लाइन है, एजुकेशन मस्ट बी फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर लाइवलीहुड, मुझे लगता है ये इस नीति का सार है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि शिक्षा को देखने का नजरिया बदलने की बात है। तो आज हम इसी के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उनके पीछे की सोच क्या है और ये भारत की शिक्षा को कैसे बदल सकती है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं स्कूली शिक्षा से। सबसे ज्यादा चर्चा में है ये नया ढांचा 5+3+3+4 वाला। ये पुराने 10+2 की जगह आया है। क्या ये सिर्फ नंबर बदले हैं या कुछ और है? नहीं, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये असल में सीखने के जो अलग अलग चरण होते हैं ना, उनको बच्चों की उम्र और विकास के हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से बांटा गया है। पहले 5 साल, जिसे फाउंडेशनल स्टेज कहा है, उम्र 3 से 8 साल तक। 3 साल से? हाँ, 3 साल से। इसमें 3 साल प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के, और फिर क्लास 1 और 2। और इस स्टेज पर फोकस पूरी तरह खेल पर है, एक्टिविटी पर है, डिस्कवरी पर है, मतलब किताबों का बोझ नहीं। अच्छा, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 3 साल का बच्चा भी अब फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा होगा, पर सीखने का तरीका अलग होगा। लेकिन इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा, खासकर आंगनवाड़ियों में या सरकारी प्री स्कूलों में, जहां शायद उतने संसाधन ना हो, उतने ट्रेन टीचर्स ना हो। चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं, और ये बात साफ है। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स की बड़े लेवल पर ट्रेनिंग चाहिए होगी। एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क भी बन रहा है, जो इसी प्ले बेस्ड लर्निंग पर आधारित होगा। सबसे बड़ी चुनौती शायद ये होगी कि ये खेल खेल में सीखना सिर्फ नाम का न रह जाए। असल में बच्चों की जो बुनियादी पढ़ने लिखने और नंबरों की समझ है ना, जिसे FLN कहते हैं। FLN, हाँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बिल्कुल, वो मजबूत हो। लक्ष्य है कि क्लास 3 तक हर बच्चा ये हासिल कर ले। इस FLN पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर बच्चे शुरू में ही पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स नहीं सीख पाते, तो आगे की पढ़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, एकदम पहाड़ जैसी। और यही वजह है कि कई बच्चे आगे जाकर स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये नीति इसे सबसे ज्यादा जरूरी मानती है। ठीक है, तो ये हुई फाउंडेशनल स्टेज।
इसके बाद अगले 3 साल प्रेपरेटरी स्टेज, क्लास 3 से 5 यानी 8 से 11 साल के बच्चे। यहाँ क्या अलग होगा? यहाँ भी खेल और एक्टिविटी तो चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी फॉर्मल पढ़ाई शुरू होगी, जैसे पढ़ना, लिखना, गणित, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस। पर यहाँ भी जोर रटने पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने पर रहेगा। इंटरैक्टिव क्लासरूम पर फोकस होगा। ओके, फिर आता है मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8, उम्र 11 से 14। यहाँ क्या खास है? यहाँ विषयों को थोड़ा और गहराई से समझने पर जोर होगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन सब में थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहीं से वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग जैसे नए विषय भी शामिल करने की बात है। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से, ये थोड़ा जल्दी नहीं है? बच्चों पे कहीं स्पेशलाइजेशन का प्रेशर तो नहीं आएगा? नहीं, इरादा प्रेशर डालने का नहीं है, बल्कि बच्चों को अलग अलग तरह के काम और स्किल से बस परिचय कराना है, एक तरह का एक्सपोजर। सोच ये है कि बच्चे हाथ के काम की इज्जत करना सीखें, अपनी पसंद का कोई बेसिक स्किल सीख लें, जैसे कारपेंट्री हो गई या गार्डनिंग, पॉटरी, लोकल क्राफ्ट्स वगैरह। कुछ दिन बैगलेस डेज का भी सुझाव है, जब बच्चे बिना बस्ते के स्कूल आएं और शायद किसी लोकल कारीगर से कुछ सीखें। बैगलेस डेज दिलचस्प है। और फिर आता है आखिरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 से 12, उम्र 14 से 18। इसको लेकर काफी बातें हो रही हैं, खासकर सब्जेक्ट चुनने को लेकर। हाँ, ये शायद मौजूदा सिस्टम से सबसे बड़ा बदलाव है। यहाँ 4 साल की पढ़ाई मल्टीडिसिप्लिनरी होगी, मतलब छात्रों को सब्जेक्ट चुनने की ज्यादा आजादी होगी। वो जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाली दीवारें हैं ना, हाँ, वो स्ट्रीम्स, बिल्कुल उनको खत्म करने की बात है। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, या केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक या हिस्ट्री। ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ज्ञान की कोई सीमा ना हो, लेकिन इसको लागू करना, स्कूल, यूनिवर्सिटीज कैसे तैयार होंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए? क्या हमारे पास इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली टीचर होंगे? और फिर हायर एजुकेशन वाले ऐसे बच्चों को एडमिशन कैसे देंगे? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल हैं। स्कूलों को अपना टाइम टेबल, टीचर रिक्रूटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बदलना पड़ेगा। टीचर्स को भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए ट्रेन करना होगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी एडमिशन क्राइटेरिया बदलने पड़ेंगे। ये सब धीरे धीरे होगा, रातों रात नहीं, पर लक्ष्य साफ है। बच्चों को बंधे बंधाए रास्तों पर चलाने की बजाय अपनी पसंद और टैलेंट के हिसाब से रास्ता बनाने का मौका देना। चलिए अब भाषा वाले मुद्दे पर आते हैं। नीति कहती है कि कम से कम क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक पढ़ाई मातृभाषा या लोकल भाषा में होनी चाहिए। इसके पीछे क्या सोच है और क्या इससे इंग्लिश का महत्व कम हो जाएगा? सोच बहुत सीधी और वैज्ञानिक है। बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं, सोचते हैं। जब शुरू की पढ़ाई मातृभाषा में होती है तो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर होते हैं, समझ गहरी होती है, रटना कम पड़ता है। इससे बच्चे की सोचने की शक्ति मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वो बेहतर डेवलप होती है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं, इसे लागू करना कितना प्रैक्टिकल है? एक ही क्लास में कई भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, और इंग्लिश का क्या, जो आजकल इतनी जरूरी भाषा है ग्लोबल कनेक्शन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। व्यवहारिकता एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर शहरों में। इसीलिए नीति में जहां तक संभव हो wherever possible लिखा है, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और नीति ये नहीं कहती कि इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो रहेगा ही, लेकिन राज्यों को ज्यादा छूट दी गई है कि वो कौन सी 3 भाषाएं चुनते हैं। जरूरी बात यह है कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती रहेगी, पर शुरू में मातृभाषा में पढ़ने से सीखने की नींव मजबूत होगी, ऐसा माना जा रहा है। इन सब बदलावों को जमीन पर लाने की जिम्मेदारी तो आखिर में टीचर्स पर ही आएगी। टीचर्स के रोल और उनकी तैयारी के बारे में क्या कहती है ये नीति? बिल्कुल सही, टीचर्स इस पूरी पजल का सबसे अहम हिस्सा हैं। नीति उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं मानती, बल्कि बच्चों का गाइड, मेंटोर, सीखने में उनका साथी, फैसिलिटेटर मानती है। उनकी इज्जत और ऑटोनॉमी बढ़ाने पर जोर है। और उनकी ट्रेनिंग, क्या वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स काफी होगा? 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड जो 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, ये एक बड़ा कदम है। इसका मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं, बल्कि ऐसे टीचर तैयार करना है जो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी यानी पढ़ाने के तरीके, नए असेसमेंट मेथड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सब में माहिर हों। इसके अलावा टीचर्स के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब लगातार ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर है।
हर साल कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग। भर्ती का तरीका भी और पारदर्शी और मेरिट बेस्ड बनाने की बात है, टेट एग्जाम को मजबूत करके, इंटरव्यू और डेमो टीचिंग शामिल करके। यानी टीचर्स को एम्पावर करने पर काफी फोकस है। अच्छा, अब हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम यानी MEES की बहुत चर्चा है। ये क्या है और कैसे काम करेगा? हाँ, ये हायर एजुकेशन में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की। अभी क्या होता है, अगर कोई 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स बीच में छोड़ दे तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, साल बर्बाद। हाँ बिल्कुल। MEES के तहत अगर कोई 1 साल पूरा करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे करता है तो डिप्लोमा, और पूरा कोर्स 3 या 4 साल का करने पर डिग्री। अच्छा, मतलब छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से ब्रेक ले सकते हैं और बाद में वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। उनके जो क्रेडिट्स होंगे वो एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या ABC नाम के डिजिटल लॉकर में जमा रहेंगे। वो बाद में उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसी कॉलेज में वापस जाएं या किसी और में। इससे उम्मीद है कि ड्रॉप आउट रेट कम होगा और उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा जिन्हें किसी वजह से, पैसे की कमी या फैमिली प्रॉब्लम से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ये ABC वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं इससे पढ़ाई की गंभीरता कम तो नहीं हो जाएगी? छात्र इसे लाइटली तो नहीं लेने लगेंगे? ये चिंता जताई गई है कुछ जगहों पर। इसको सफल बनाने के लिए इंस्टीट्यूट्स को अपने कोर्स इस तरह बनाने होंगे कि हर एग्जिट पॉइंट पर छात्र को वाकई कुछ काम का ज्ञान या स्किल मिले और ये ABC ठीक से काम करे, क्रेडिट ट्रांसफर आसानी से हो। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। पर सोच यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ज्यादा लोग हायर एजुकेशन से जुड़ें और ये जिंदगी की सच्चाइयों के ज्यादा करीब हो। हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए भी एक सिंगल बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी तो UGC, AICT, कितनी सारी बॉडीज हैं, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, अभी का जो सिस्टम है उसमें काफी ओवरलैप है, कंफ्यूजन है, कौन क्या रेगुलेट करेगा, इसको लेकर झगड़े भी होते हैं। तो HECI का आइडिया है एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाने का, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। इसके 4 अलग अलग विंग्स होंगे, रेगुलेशन के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, फंडिंग के लिए और एक्रेडिटेशन यानी कॉलेजों को रेटिंग देने के लिए। उम्मीद है कि इससे सिस्टम आसान होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और ज्यादा असरदार बनेगा। और कॉलेजों को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की बात भी इसी से जुड़ी है। जी हाँ, लंबा लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाए, एकेडमिक मामलों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में। इससे इंस्टीट्यूट अपने कोर्स खुद डिजाइन कर पाएंगे, नए नए इनोवेटिव कोर्स ला पाएंगे और अपनी क्वालिटी के लिए ज्यादा जिम्मेदार होंगे। धीरे धीरे जो अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम है उसे खत्म करके सभी कॉलेज या तो ऑटोनोमस डिग्री देने वाले बने या किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा। अब टेक्नोलॉजी पर आते हैं। कोरोना के टाइम में डिजिटल एजुकेशन की जरूरत भी दिखी और मुश्किलें भी। NEP 2020 टेक्नोलॉजी को कैसे देखती है? NEP टेक्नोलॉजी को एजुकेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानती है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं। एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नेट फोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रिसर्च करेगी, आइडियाज देगी और सरकारों को सलाह देगी। लक्ष्य ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पढ़ने पढ़ाने में, असेसमेंट में, टीचर ट्रेनिंग में, मैनेजमेंट में हर जगह सुधार लाने के लिए किया जाए। लेकिन वो जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब सबके पास टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है, उसका क्या? हाँ, डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी सच्चाई है और पॉलिसी इसे मानती है। इसे कम करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, सभी बच्चों तक, खासकर गरीब और गांव के बच्चों तक डिवाइस और इंटरनेट पहुंचाने और टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाने की ट्रेनिंग देने पर जोर है। दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाने और उसे सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की भी बात है। पर ये मानना होगा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें बहुत पैसा लगेगा और इसे लागू करना आसान नहीं होगा। सिलेबस में फ्यूचर स्किल्स जैसे AI, डेटा साइंस, कोडिंग शामिल करने की भी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो पारंपरिक विषय हैं उनका महत्व कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिसी का मकसद बैलेंस बनाना है। एक तरफ 21वीं सदी के स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, डिजिटल लिटरेसी, इन पर जोर है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कला, संस्कृति, भाषाएं, हमारी जड़ें, उनकी गहरी समझ पर भी उतना ही जोर है। AI, कोडिंग जैसे विषय लाने का मतलब है बच्चों को आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना, लेकिन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज की नींव को भी उतना ही मजबूत रखना है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का क्या विजन है? NRF की स्थापना को एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका मकसद है इंडिया में रिसर्च के कल्चर को बदलना।
ये सभी सब्जेक्ट्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज अच्छी क्वालिटी की रिसर्च के लिए फंडिंग देगा। और खास बात यह है कि ये सिर्फ आईआईटीज या बड़ी यूनिवर्सिटीज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कॉलेजों में भी रिसर्च को सपोर्ट करेगा। कोशिश ये है कि रिसर्च को सरकारी दखलंदाजी से दूर रखा जाए और फंडिंग मेरिट के आधार पर कंपटीशन के जरिए मिले। अब आते हैं असेसमेंट पर, यानी मूल्यांकन। क्या वो रट्टा मार के नंबर लाने वाला सिस्टम बदलेगा? हाँ, लक्ष्य तो यही है। अभी का जो सिस्टम है, जो ज्यादातर रटने की क्षमता को ही जांचता है, उसे बदलकर होलिस्टिक असेसमेंट यानी समग्र मूल्यांकन की तरफ जाना है। ये समग्र मूल्यांकन होगा कैसे असल में? रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखेंगे? इसमें सिर्फ नंबर नहीं होंगे, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स की समझ, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब स्किल्स भी देखे जाएंगे। ये लगातार होगा, फॉर्मेटिव तरीके से, ना कि सिर्फ साल के आखिर में एक बड़ा सा एग्जाम। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री होगा। उसमें बच्चा खुद को असेस करेगा, उसके साथी उसे असेस करेंगे और टीचर तो करेंगे ही। क्लास 3, 5 और 8 में नेशनल लेवल पर एग्जाम होंगे, जो रटने की बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को परखेंगे। बोर्ड एग्जाम भी क्लास 10 और 12 के, वो भी लो स्टेक्स बनाने की बात है। मतलब उनका हौवा कम किया जाएगा और उनमें भी समझ और एप्लीकेशन वाले सवाल ज्यादा होंगे। यानी फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया पर होगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए। बिल्कुल। और ये सोच सिर्फ स्कूल कॉलेज तक ही नहीं है, बल्कि आजीवन सीखने यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक जाती है। पॉलिसी मानती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी भर चलता है। इसलिए अडल्ट एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसे मौके बनाने पर जोर है जिससे कोई भी किसी भी उम्र में नए स्किल सीख सके या अपनी नॉलेज अपडेट कर सके। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो एनईपी 2020 शिक्षा के लगभग हर पहलू को छू रही है। स्ट्रक्चर, सिलेबस, भाषा, टीचर्स, असेसमेंट, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, सब में गहरे बदलाव का एक खाका है। फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग,